बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉर्न। ये स्केड्यूल हमने अच्छे से समझ लिया। एक बार रिवीजन के लिए जल्दी से हम 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा एआर कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ लिखा है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व और ये इम्परफेक्ट कंपटीशन हेडिंग है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व, यानी कि ऐसा है ना, कुछ ऐसा होगा डिमांड कर्व। तो जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा मतलब एआर कर्व भी फॉलिंग होगा, है ना, क्योंकि हमने देखा है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व ही डिमांड कर्व होता है फर्म का, है ना। तो ये फॉलिंग एआर कर्व मतलब कि दिस इज द एआर कर्व, इट इज फॉलिंग। ठीक है, यानी प्राइस और एआर में एवरेज रेवेन्यू और क्वांटिटी सोल्ड या फिर प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो ये फॉलिंग होता है। ठीक है, और इस जब भी ऐसा होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा, चाहे कोई भी हो, अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है, कोई भी मार्केट फॉर्म है, उसमें एआर कर्व हमेशा फॉलिंग होता है और एमआर जो होता है वो हमेशा उससे नीचे होगा। एमआर कर्व हमेशा नीचे होगा, तो एमआर इज ऑलवेज लेस देन एआर। ठीक है, ये चीज हम याद रखेंगे, ये हमें पता है। और मैम जब परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, ये तो ऊपर तो हमने की इम्परफेक्ट की बात, अब परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगा या बोलो परफेक्टली इलास्टिक होगा या फिर इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा होता है डिमांड कर्व, है ना, इनफाइनाइटली इलास्टिक होता है। ठीक है, तो जब डिमांड कर्व ऐसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में, तब एआर एमआर और प्राइस इक्वल होते हैं, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, प्राइस एआर एमआर इज दे आर इक्वल। ठीक है, ये तीनों इक्वल होते हैं। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में एआर ऐसा एमआर से कम होगा, हमेशा दोनों डाउनवर्ड फॉलिंग होंगे या फिर नेगेटिवली स्लोप। और परफेक्ट कंपटीशन में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एआर एमआर और प्राइस तीनों कांस्टेंट होते हैं, तीनों सेम होते हैं, तो कांस्टेंट एआर होता है यहाँ पर, और यहाँ हमेशा इम्परफेक्ट में फॉलिंग एआर होता है। अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो हमें मिस्टेक नहीं करनी, अब हमें पता है ऐसा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 66, 67 और 68, ये तीनों क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल के पीछे 66, 67, 68 इसी पर बेस्ड है। एग्जाम में वो पूछ सकता है और आसानी से आपको एग्जाम में मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत सिंपल है, टीआर एआर एमआर और इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी के बीच का रिलेशनशिप है। तो एक फॉर्मूला है जो कि आपको दिया गया है। ये फॉर्मूला क्या है, देखो, एमआर इज इक्वल टू एआर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई। तो ये आपका एक फॉर्मूला दिया गया है आपको। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो ये फॉर्मूला जब होगा तब क्या होगा, अगर ई को आप 1 रख देते हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, एआर इंटू 0 इज 0। तो जब ई अगर 1 होगा, इफ ई इज इक्वल टू 1, तो एमआर हो जाएगा 0। ठीक है, ई अगर लेस देन 1 हुआ, यहाँ पर आप 1 से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो एमआर आएगा नेगेटिव। अगर ई 1 से बड़ा हुआ तो एमआर आएगा पॉजिटिव। मतलब ये हो गया आपका रिलेशनशिप। ठीक है, ये कंक्लूजन हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। सिंपली ये याद कर लो, ई अगर 1 है तो एमआर 0 है, ई 1 से छोटा है तो एमआर नेगेटिव है, ई 1 से बड़ा है तो एमआर पॉजिटिव है। अब देखो, जब एमआर 0 होता है तो हमें पता है टीआर मैक्सिमम होता है। ठीक है, ऑलराइट। अब एक बात बताओ, याद करो कि हमने जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी थी तब एक मेथड पढ़ा था जिसे हम कहते थे पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी। उस पॉइंट मेथड में हमने पढ़ा था कि अगर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है तो उसके मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी हमेशा होती है 1। पढ़ा था ना ये, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ती जाती है और यहाँ पर इस पॉइंट पर इनफाइनाइट हो जाती है। जैसे जैसे मिड पॉइंट से नीचे की ओर आते जाते हैं इलास्टिसिटी कम होती जाती है, लेस देन 1 होती जाती है और यहाँ पर फाइनली 0 हो जाती है ना। तो यही सेम चीज मैंने यहाँ इस डायग्राम में लिखी है जो आपके मॉड्यूल में भी लिखा गया है। केवल ऊपर वाला डायग्राम फिलहाल देखेंगे हम, केवल इतना। ये देखो, ये डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, जिसे हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोल सकते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन का। ठीक है, यहाँ देखो मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 है और यहाँ पर देखो जब ई 1 होता है तो एमआर 0 और टीआर मैक्सिमम होता है, ये हमने देखा था। अब ये प्रूव करेंगे। देखो, ई जब 1 है तो एमआर 0 है ना, और टीआर मैक्सिमम होना चाहिए, वो बाद में देखेंगे, पहले इसे समझो। इलास्टिसिटी यहाँ 1 है, ऊपर जाएंगे तो ग्रेटर 1 हो जाएगी और यहाँ पर इस पॉइंट पर इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है,
E इज इक्वल टू 1, मिड पॉइंट से नीचे आएंगी तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 होगी। किस एरिया में? इस पूरे एरिया में लेस देन 1, और इस पॉइंट पे आके इलास्टिसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व हो गया। और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमेशा एआर से नीचे रहता है, ये हमें पता है जब डाउनवर्ड स्लोपिंग एआर कर्व होता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपका ये हो गया है ना, हमेशा एआर से नीचे। ठीक है, देखो एक चीज का याद रखना, जब आप एमआर कर्व ड्रॉ करते हो, हालांकि ये तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको ड्रॉ नहीं करना, तो जो ये लाइन होती है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना किसी भी पॉइंट पे। अगर मिड पॉइंट से मानो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी तुमने यहाँ पर प्राइस पर, तो इन दोनों के मिड पॉइंट से, मतलब यहां से एमआर कर्व गुजरेगा हमेशा। ठीक है, इन दोनों लाइंस को इक्वली डिवाइड करेगा, इस लाइन को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेगा आपका एमआर कर्व। ये ग्रीन वाला एमआर कर्व है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया। चलो, तो एमआर कर्व इज ऑलवेज फॉलिंग एंड इट इज बिलो द एआर कर्व। अब देखो जब एमआर कर्व 0 होगा, कब होगा 0? देखो जब E इज इक्वल टू 1, एमआर इज 0, तो एमआर यहाँ 0 है, तब देखो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी 1 है और टीआर मैक्सिमम है। तो देखो इसको अगर आप नीचे लेके जाते हो और यहाँ पर टीआर कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, तो वो कुछ ऐसा होगा आपका टीआर कर्व, यहाँ पे ही मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये जो भी क्वांटिटी होगी इस पे टीआर मैक्सिमम है, एमआर 0 है, और इलास्टिसिटी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगी 1। सो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन 66, 67 और 68 आपको इसी पर बेस्ड है, वो तीनों आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक लास्ट कंसेप्ट इस यूनिट का रहता है, वो है बिहेवियरल प्रिंसिपल। थोड़ा ऊपर नीचे ऊट पटांग सी भाषा में मॉड्यूल में दिया गया है, एक टेबल बनाएंगे आसान सा और हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं एंड देन वी आर डन विद आवर चैप्टर। दो बातें हैं, इतनी छोटी छोटी सी दो बातें हैं जिनको इतना बड़ा बनाकर बताया गया है। अब क्या है ये दो छोटी सी बातें? देखो पहली बात क्या बोलती है अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप नहीं कवर कर पा रहे तो शट डाउन कर दो। मतलब ये कि मानो तुमने कोई भी बिजनेस शुरू किया, उसके लिए एक जगह ली तुमने और उसके लिए तुम रेंट दे रहे हो, फिक्स रेंट है 10,000 रुपए हर महीने तुम्हें देने ही देने हैं। भले तुम प्रोडक्शन करो मत करो, दुकान को बंद रखो, उसमें कुछ बनाओ, उसमें कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई मैटर नहीं है, तुम्हें लैंडलॉर्ड को किराए पे तुमने जो दुकान ली है उसका 10,000 रुपया महीना देना ही देना है, वो हो गया तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट। सपोज करो तुम प्रोडक्शन करते हो, काम करते हो और तुम कमा पाते हो, खाली मुश्किल से तुम कमा पाते हो 8,000 रुपए। ठीक है, तो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ तो होगा, जब तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वेरिएबल कॉस्ट भी होगा ना, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, है ना। मानो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट भी है 10,000 रुपए, फिक्स कॉस्ट हो गया 10 और वेरिएबल कॉस्ट हो गया 10। अब कमा तुम कितना रहे हो, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है 8,000। मतलब फिक्स कॉस्ट जो हमें हर महीने देनी है उसको तो छोड़ दो, जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो पगार है, रॉ मटेरियल है, लेबर को जो वेजेस दे रहे हो, वो भी कवर नहीं कर पा रहे तुम। कई बार हम सुनते हैं ना कि यार वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल रही, रोज का जो वेरिएबल खर्चा है वो भी हमारा निकल नहीं पा रहा बिजनेस में, तो बेहतर यही होगा कि हम बिजनेस को बंद कर दें। सुनते हैं ना कि अब तो शट डाउन करना पड़ेगा, वेरिएबल खर्चा भी नहीं निकल रहा, फिक्स खर्चा तो छोड़ो, है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से हम सारी सिचुएशंस को समझेंगे, लेकिन अभी लेमैन लैंग्वेज में आसान भाषा में इतना समझ लो कि अगर जितना तुम कमा रहे हो उससे तुम अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे, उसका खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे, तो बेहतर होगा प्रोडक्शन बंद कर दो, शट डाउन कर दो फर्म को। यही मॉड्यूल में उसने कहा है कि अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी वेरिएबल खर्चा नहीं कवर कर पा रहे, नॉट एबल टू कवर, नॉट एबल टू मीट, तो शट डाउन द फर्म। ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पर कि अगर तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम है टोटल रेवेन्यू से तो तुम शट डाउन कर दो। यहाँ देखो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को Q से डिवाइड कर दो और TR को भी Q से डिवाइड कर दो, मतलब क्या हो गया, अगर हम बोल दें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज रेवेन्यू या फिर बोल दो प्राइस, है ना, तो भी आपको शट डाउन करना है। बात तो दोनों एक ही है। अगर तुम अपना टोटल रेवेन्यू से पूरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल खर्चा उसको कवर नहीं कर पा रहे, तो भी शट डाउन कर दो। और अगर तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू या जो प्राइस है पर यूनिट क्वांटिटी जिस पर आप सेल कर रहे हो, उससे आप पर यूनिट जो वेरिएबल खर्चा आ रहा है आपका उसको बनाने में, वो भी कवर नहीं कर पा रहे, तो शट डाउन कर दो। यही बोल रहा है आपका मॉड्यूल, है ना।
अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल समझने के लिए। क्वांटिटी सोल्ड है 1000, प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू, दिस इज AR, है ना। अगर मानो AR प्राइस है 10, तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000, है ना। टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने अज्यूम कर ली 5000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 20000। तो मतलब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हमारा सेल कितना हो रहा है, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है हमारे पास में 10,000 रुपए, है ना। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20,000 रुपए, रेवेन्यू 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट 20,000, मतलब कि फिक्स कॉस्ट तो छोड़ दो 5,000 की, हम जो कमा रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें 10,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। 10,000 की टोटल कमाई हो रही है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी वेरिएबल खर्चा ही 20,000 है, मतलब हम वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे। हमारा टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर बोल सकते हो एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू निकालो TR बाय Q, 10,000 बाय 1000, तो एवरेज रेवेन्यू कितना आया यहाँ पे 10। इट इज ऑल्सो लेस देन TVC दिया हुआ है, एवरेज निकालो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, Q से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा, कितना आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज 20। ये देखो 20 इज लेस देन 10, है ना, मतलब कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन टोटल रेवेन्यू, मतलब हम हमारा वेरिएबल खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे, तो क्या मतलब फिर, इसलिए शट डाउन कर दो, ये आपको शट डाउन कर देना है। तो एक चीज हमें समझ आ गई कि अगर हम हमारा पूरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे तो हम शट डाउन कर देंगे, ठीक है, समझ आ गया मैम। अब सेकंड सिचुएशन देखो, सेकंड सिचुएशन में मैंने क्या किया है, सब कुछ सेम है, बस इस प्राइस को चेंज कर दिया है, यानी पर यूनिट जो हम सेल कर रहे हैं, एक यूनिट को हम अब 10 रुपए में नहीं 22 रुपए में बेच रहे हैं। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, बाकी सारा डेटा सेम है। अब बताओ क्वांटिटी तो वही है 1000 और प्राइस हो गई 22, तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा P इंटू Q, मतलब यहाँ पे ये आएगा आपका टोटल रेवेन्यू 22,000, है ना, ये आ गया, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट वही 5,000 है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी वही 20,000 है, ठीक है, क्योंकि हम उतना ही बना रहे हैं, है ना। चलो अब देखो, अब बताओ टोटल रेवेन्यू कितना है 22,000, 22,000, है ना, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी 20,000 है, 20,000, है ना। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, टोटल रेवेन्यू बड़ा है मैम, या फिर एवरेज रेवेन्यू निकालो, टोटल रेवेन्यू को Q से यानी कि 1000 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा 22 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 20,000, इसको Q से डिवाइड कर दो, Q है 1000, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 1000, 20 आ गया। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, यही बड़ा है, मतलब हमारा एवरेज रेवेन्यू इज बिगर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस केस में क्या है, देखो यहां पर क्या हो गया, हमारा जो हम कमा रहे हैं 22 रुपीज पर यूनिट सेल करके हम कमा रहे हैं और हमारा वेरिएबल खर्चा है 20 रुपीज। इस केस में क्या हो गया, एटलीस्ट हम हमारा वेरिएबल खर्चा तो कवर कर पा रहे हैं। 20 रुपए हमारा खर्चा है वेरिएबल, वो तो हम कवर कर रहे हैं, और 22 रुपए कमा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम हमारा फिक्स कॉस्ट भी कवर कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू कितना था 22,000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट था कितना आपका 20,000, है ना, तो 2,000 रुपए हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो ये 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मतलब कहीं ना कहीं ये जो 5,000 की फिक्स कॉस्ट है हमारी, उसको भी हम कवर कर रहे हैं। तो इस सेकंड सिचुएशन में हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट तो पूरा कवर हो गया और फिक्स कॉस्ट भी थोड़ा कवर हो गया, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर हम शट डाउन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाते तब हम शट डाउन करते, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन देखो, थर्ड सिचुएशन में भी सब कुछ सेम है, बस प्राइस 25 कर दिया मैंने, पहले प्राइस 10 था फिर 22, अब मैंने प्राइस को 25 कर दिया, ठीक है, और क्वांटिटी वगैरह सब कुछ सेम है। तो क्वांटिटी यहाँ पे कितना है, देखो 1000, यहाँ पे भी वही है ना, तो अब टोटल रेवेन्यू कितना होगा 25 इंटू 1000, मतलब 25,000 रुपए हम कमा रहे हैं टोटल रेवेन्यू, है ना। तो TR और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करो, तो देखो TR तो है हमारा 25,000 रुपए, है ना, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम ही है 20,000, है ना, तो बोलेंगे कि मैम यही ज्यादा है, तो शट डाउन करने की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 5,000 है ना, तो टोटल फिक्स कॉस्ट 5,000 है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20,000 है, और यहाँ देखो रेवेन्यू 25,000 है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है
वो कितना हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को कवर कर लिया इसने, 20,000 और 5,000, मतलब इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टीआर इज इक्वल टू टीसी। यहां थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू ने पूरी कॉस्ट कवर कर ली, मतलब कि फिक्स कॉस्ट भी पूरी कवर हो गई हमारी और वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो गई, है ना। देखो 25,000 हमने कमाया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20,000 थी और फिक्स कॉस्ट 5,000 थी, तो सब कवर हो गया। तो ये होता है आपका जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का सिचुएशन, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होती है ये, जब आपकी सारी कॉस्ट कवर हो जाती है, फिक्स्ड और वेरिएबल सब कवर हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट सिचुएशन देखो, इसमें भी मैंने सब कुछ सेम रखा हुआ है, बस प्राइस को 25 से बढ़ाकर 26 कर दिया है। अब आप बताओ टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 1000 इंटू 26, मतलब 26,000 रुपए का टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है। 26,000 का टोटल रेवेन्यू हो गया। और अब बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है, आप बोलोगे मैम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट तो 5,000 थी, वेरिएबल कॉस्ट 20,000 थी, तो ये हो गई 25,000 की टोटल कॉस्ट। अब बताओ टोटल रेवेन्यू है 26,000 और टोटल कॉस्ट है 25,000, मतलब दोनों तरीके की कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को कवर करने के बाद भी टोटल रेवेन्यू ज्यादा है हमारे पास, सरप्लस में है, कितना है, कितना भी हो उससे मतलब नहीं, यहाँ पे 1000 है ना, तो सरप्लस तो है। यानी यहां पर इस केस में जब प्राइस 26 हो गई तब हमने अर्न किया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। तो ये थे चारों सिचुएशन, एक एग्जांपल देके मैंने समझा दिया आपको। क्वांटिटी और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम रखी सब में, बस प्राइस चेंज किया, पहले प्राइस 10 किया, फिर 22 किया, उसके बाद 25, फिर 26 किया। तो हमें समझ आ गया कि पहली सिचुएशन में तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल रही थी, तो हमने शट डाउन कर देना चाहिए। दूसरे में वेरिएबल कॉस्ट निकल रही थी और कुछ फिक्स कॉस्ट भी कवर कर रहे थे हम, तो हम शट डाउन नहीं करेंगे। तीसरी सिचुएशन में जब प्राइस 25 हो गया तब हमारी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों निकलने लगी, मतलब दोनों हमने कवर कर ली, तब हम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे। फिर जब प्राइस 26 हो गई फोर्थ कंडीशन में, तब हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट 25,000 रुपए से ज्यादा कमाया, टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो गया, मतलब या तो ये भी बोल सकते हो एवरेज रेवेन्यू वाज मोर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट, एआर वाज मोर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, तब भी ऑफ कोर्स शट डाउन नहीं करेंगे, तब तो हम बहुत खुश होंगे क्योंकि हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो ये बिहेवियरल प्रिंसिपल दो बताए गए हैं आपके मॉड्यूल में। फर्स्ट मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल देके क्लियर कर दिया, लेकिन एग्जाम में वो इतना ही पूछेगा कि कब आपको शट डाउन करना है, तो आप क्या बोलोगे, मैम अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी हम नहीं निकाल पा रहे, if it is more than our average revenue or price we will shut down, or you can say ma'am total variable cost अगर हमारे total revenue से ज्यादा है तो हम शट डाउन कर देंगे। इन दोनों चीजों को हम याद रखेंगे अच्छे से और एग्जाम में वो इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बिहेवियरल प्रिंसिपल क्या है, देखो वो कह रहा है एक फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है जब वो उस लेवल पर प्रोडक्शन करे जहां उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। समझ में आया? नहीं समझ आया तो अभी अब समझ आ जाएगा, हम डायग्राम की मदद से समझेंगे, बहुत इजी से। चलिए देखते हैं। अब देखो सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से आउटपुट के लेवल पे कमाता है, मतलब कितना प्रोडक्शन करना चाहिए एक फर्म को ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। जब उसका एमआर और एमसी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करता है, इक्वल होता है, उस लेवल पे जो आउटपुट है उतना प्रोडक्शन फर्म को करना चाहिए। कितना प्रोडक्शन करेगा फर्म, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जब दोनों इक्वल होंगे उतना प्रोडक्शन करेगा फर्म, उतना प्रोडक्शन करने पर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। देखो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू हमें पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, हमेशा एआर से नीचे होता है। चलो एआर का यहाँ कोई काम नहीं है, एमआर और एमसी को इक्वल करना है हमें तो, और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है तुम्हारा, ठीक है। चलो बताओ एमआर और एमसी होता क्या है। मैम एमआर तो क्या होता है, अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया तो कितना एक्स्ट्रा पैसा आया, कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया वो। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मैम एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगा वो, ठीक है।
अगर इतना आसान है तो यहाँ देखो, ये बताओ, ये पॉइंट ई है, मानो ये पॉइंट ई है, ठीक है, जहां पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, दिस इज आउटपुट, दिस इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इस पॉइंट ई के पहले तुम पहले रहना चाहोगे या बाद में? कॉमन सेंस यूज करके बताओ, मानो तुम्हें इकोनॉमिक्स नहीं आती, पर इसके पहले रहोगे या बाद में रहना पसंद करोगे? मैम ई के पहले अगर मैं रहूंगा ना इस ट्राइंगल में, यहाँ पे, है ना, मानो कि आप इसको नाम दे दो कि ये है आपका Q, है ना, ये है पॉइंट Q1, ठीक है। तो मानो मैम ई के पहले अगर मैं रहूंगा, OQ1 में अगर बनाऊंगा, यहां अगर मैं बनाऊंगा तो क्या है, देखो ये ग्रीन वाला तो मार्जिनल कॉस्ट है, ये ब्लू लाइन मार्जिनल रेवेन्यू है। इस पूरे एरिया में हम देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने से मानो मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने पे मेरा खर्चा 9, 8 या 7 ही कुछ आ रहा है, 10 से कम आ रहा है, मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं अगर बुद्धिमान हूं, प्रूडेंट हूं, तो मैं क्या करूंगी, प्रोडक्शन करती जाऊंगी, क्योंकि मुझे फायदा हो रहा है। तो मैं प्रोडक्शन करती करती इस ई पे आ जाऊंगी, ई पॉइंट पे आ जाऊंगी, जहां दोनों इक्वल हो गए। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर ये OQ1 मैं इतना बनाती हूँ तो क्या होगा पता है, हमेशा मुझे मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा मार्जिनल कॉस्ट मिलेगी, तो मैं बनाती जाऊंगी और मैं यहाँ आ जाऊंगी, Q1 पे आ जाऊंगी, ठीक है। चलो Q1 से आगे बनाते हैं। लालच बुरी भला है, लालच तो हमें हो ही रहा है ना कि 1 रुपए तो हमारा बच ही रहा है, MR तो ज्यादा है ना, तो चलो बनाते चले जाते हैं। अब बनाते चले जाते हैं, पर लालच बुरी भला है। आगे जैसे ही बनाएंगे, हम प्रोडक्शन को जारी रखेंगे, देखते हैं कि अचानक से हमारा MC यहाँ पे बढ़ गया और MR कम हो रहा है। यहाँ देखो E के बाद में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऊपर गया और मार्जिनल रेवेन्यू नीचे आ गया। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर आप बनाया तो मान लो उसकी 8 रुपए कॉस्ट आ रही है एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की, तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू 7, 6, 5 का इतना ही आएगा, मतलब आपको नुकसान हो रहा है। अगर एक यूनिट और बना दिया आपने OQ1 के बाद, OQ1 के बाद एक और यूनिट अगर बनाया, तो जितना खर्चा लग रहा है उससे कम कमाई हो रही है, ठीक है। मतलब हमारा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टॉप हियर, वी विल, जो हम यहाँ पे हैं प्रोडक्शन के लिए हमने आदमी लगाए हुए हैं हमारे यहाँ पे, उनको कहेंगे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, स्टॉप राइट नाउ। व्हाई? क्योंकि ई के बाद जाने पे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा आ रही है। तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, marginal cost will be more than marginal revenue and thus you will be making a loss on production of one extra unit. It means जैसे ही आप OQ1 से आगे या E से आगे जाओगे, आपका टोटल रेवेन्यू फॉल करने लग जाएगा, ठीक है, आपका टोटल रेवेन्यू फॉल करने लग जाएगा, इसलिए आप यहीं रुक जाओगे। तो इकोनॉमिक्स को बिना समझे भी हम आसानी से इसे समझ सकते थे और हमने समझ लिया। इसलिए प्रूडेंट, एक वाइज बिजनेसमैन हमेशा पॉइंट ई पर, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और MR इक्वल होते हैं, MR इज इक्वल टू MC, उस लेवल ऑफ आउटपुट पे OQ1 पे प्रोड्यूस करता है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब देखो जल्दी से मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में छोटा सा वो बनाकर बता देती हूँ कि फर्स्ट जो बिहेवियरल प्रिंसिपल था वो क्या कहता था। देखो वो क्या कहता था, वो कह रहा था कि अगर हमारा जो प्राइस है वो कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो हमें शट डाउन कर देना है, ठीक है। फिर हम बोल रहे थे कि अगर हमारा प्राइस इक्वल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो हमें कंटिन्यू करना है। फिर वो बोल रहा था कि अगर हमारा प्राइस इक्वल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के, है ना, मतलब ये दोनों कवर कर पा रहे हैं, तो भी हम कंटिन्यू करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है ना। ओके मैम। फिर हम कहते हैं कि अगर हमारा प्राइस ज्यादा है, या फिर प्राइस की जगह पे यहाँ पे AR भी लिख सकते हो हर जगह, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जाम में, इसलिए मैं आपको सिनॉप्सिस दे रही हूं। अगर हमारा प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों को मिलाकर, मतलब ATC से ज्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन फर्स्ट बिहेवियरल प्रिंसिपल का। इसे आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये आसान रहेगा आपके लिए याद रखने के लिए और समझने के लिए अगर आप थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे तो, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। सो गाइज दिस वाज ऑल। आज हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है मार्केट का। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूनिकॉम लाइव क्लासेस इंट्रोड्यूस कर रहा है सीए फाउंडेशन के लिए। तो कौन से सब्जेक्ट के लाइव क्लासेस आप पहले चाहते हैं आए, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए क्रैश कोर्स और लाइव क्लासेस सीए फाउंडेशन के लिए हम ला सकें चैनल पर। और आज आपका होमवर्क ये है कि आप सबसे पहले तो जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, आपको पढ़ाया है, उसी तरीके से आपके पास नोट्स होने चाहिए आपकी नोटबुक में। दूसरी चीज, आज ही मैंने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर वेटेज दिया है चैप्टर 4 का, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। 15 से 18 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर 4 से पूछे जाएंगे, आईसीआई ऐसा कहता है। ठीक है, तो अभी तक चारों अटेम्प्ट्स में और एमटीपीस में कितने कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर 4 से पूछे गए हैं, वो सारा एक टेबल बनाकर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया है। इफ यू हैव नॉट जॉइंड यूनिकॉम सीए फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल, देन प्लीज डू ज्वाइन एंड स्टे अपडेटेड। तो आप अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं, मैं कौन सा टॉपिक लूं, जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे इंडोर्स, स्टे बैक एट होम बट नॉट बैक एट योर स्टडीज। तो अच्छे से आप यूनिकॉम के साथ पढ़ते रहें। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।